हेलो। कैसे हो आप सब लोग। करंट अफेयर सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ते हैं 30 और 31 अक्टूबर का करंट अफेयर्स। क्या क्या सवाल बनते हैं और उनको एक्सप्लेनेशन समझ लेते हैं। काफी महत्वपूर्ण सवाल है आज के करंट अफेयर्स में। एकता दिवस हो गया, सारी चीजें हो जाएगी जो आपको समझनी है। भाषिनी है तो आपको इनसे सोल्व करना है। पहला महत्वपूर्ण सवाल है एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन एपेक, जिसके बारे में आप चर्चा में सुन रहे हो। शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? एशिया। इसमें दो बातें होगी, एक तो एशिया महाद्वीप और एक हो गया प्रशांत महासागर। इससे रिलेटेड आर्थिक शिखर सम्मेलन, ये आर्थिक शिखर सम्मेलन में इकोनॉमी से रिलेटेड है। तो इन देशों का शिखर सम्मेलन वो कहाँ आयोजित हो रहा है? चार ऑप्शन है आपके सामने। टोक्यो जापान, सियोल, ग्योंगजू दक्षिण कोरिया में और मनीला फिलीपींस में। तो इसका आंसर होगा आपका ग्योंगजू दक्षिण कोरिया में। इसके बारे में, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप ये जान लो कि इसमें लगभग लगभग 21 देश है। लगभग क्या फिक्स 21 देश है। और एक चीज आपको ये ध्यान रखनी है, भारत इस संगठन का सदस्य नहीं है। दूसरी चीज इसमें यह भी महत्वपूर्ण है कि ये देश है वो सारे लगभग सीमावर्ती बाउंड्रीज वाले देश है। जो एशिया के सीमा वाले देश है, प्रशांत महासागर के दोनों साइड अमेरिका वाले देश भी आ गए, जो उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका वाले। साथ में ये एशिया के भी कुछ देश है वो शामिल हो गए। इसका हेडक्वार्टर सिंगापुर हो गया। दूसरा इसमें महत्वपूर्ण बात होगी उसकी होगी 1989 है, 1989 है, उसमें इस संगठन की स्थापना हुई। और अभी ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि महात्मा ट्रंप ने मोदी जी के वहां पे तारीफ की, साथ में कुछ कमियां भी बताई। और वहां पे ये है, एक खबर ये भी है कि चीन के जो शी जिनपिंग और अमेरिका के राष्ट्रपति यहाँ पे मीटिंग कर सकते हैं। तो इसलिए ये चर्चित है, आपको याद रखना है। एक याद रखना है, भारत इसका संगठन का सदस्य देश नहीं है। अगला सवाल है, हाल ही में किसने यूरोपियन चेस क्लब में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता? यूरोपियन जो चेस क्लब प्रतियोगिता होती है, कप होता है, उसमें किसने जो पर्सनल लेवल पे है, व्यक्तिगत लेवल पे है, गोल्ड मेडल जीता? चार ऑप्शन है आपके सामने। डी गुकेश, दिव्या देशमुख और बोथ, ये दोनों, या अर्जुन एरिगेसी ने। अर्जुन एरिगेसी भी पॉपुलर चल रहे हैं, इन्होंने डी गुकेश से ऊपर रैंक हासिल की थी, इस वजह से भी। इसको आंसर होगा गुकेश और दिव्या देशमुख, दोनों, इन दोनों ने वो गोल्ड मेडल जीता है, पर्सनल लेवल पे जीता है, अलग अलग श्रेणी में जीता है, पर दोनों ने गोल्ड मेडल जीता है। तो आपको याद रखना है, हो सकता है कहीं पूछ ले। हाल ही में आयरलैंड की राष्ट्रपति बना है या बनी है, कौन बना है? तो इसका आंसर होगा आपको, ऑप्शन पे ध्यान मत दो, सीधा याद रखो, कैथरीन कोनाली। ये आयरलैंड की राष्ट्रपति बनी है, महिला राष्ट्रपति। और इनके विपक्ष में थे हेदर हेब्रिंग्स। इन्होंने हेदर हेब्रिंग्स को हराया है। तो आयरलैंड की राष्ट्रपति बनी है कैथरीन कोनाली, ये आपको याद रखना है, फैक्ट के तौर पे कहीं पूछ ले। एक कॉन्सेप्ट है छोटा सा, स्लोपगेंडा। दो शब्दों से मिलकर बना है, एआई स्लोप और प्रोपगेंडा। याद जानना इसलिए जरूरी है, अभी हम एआई टेक्नोलॉजी पे बात करते हैं। कोई भी आप पोस्ट देख लेते हो, कुछ भी, या तो सेंसिटिव हो या नॉर्मल भी हो, उसके नीचे लिख देते हैं एआई, ये तो एआई है। ये जो एआई नहीं भी उसको एआई बना देते हैं, या नॉर्मल है उसको एआई बना देते हैं। इसका सिंपल अर्थ ये हो गया, एआई स्लोप। एआई की मदद से दो शब्द हो गए, एक तो एआई स्लोप, दूसरा हो गया प्रोपेगेंडा। एआई स्लोप का मतलब तो ये हो गया कि एआई की मदद से जो ऐसा कंटेंट, भ्रामक कंटेंट या फर्जी कंटेंट बनाना। दूसरा प्रोपेगेंडा, उस कंटेंट को बार बार अलग तरीके से फैलाना, नफरत फैलाना, जानकारियों के अभाव में ऐसी जानकारियां फैलाना जो नफरत, हिंसा को क्रिएट करती है। अभी ये तीन रिसर्च करने वाले व्यक्ति थे, विशेषज्ञ थे, उन्होंने इस शब्द को क्रिएट किया और ये बताया कि पॉलिटिकल लेवल पे दुनिया भर में यह स्लोपगेंडा है, वो दुनिया को अभी प्रभावित करेगा, बहुत बुरी तरीके से प्रभावित करेगा। जिस प्रकार से ये जैसे मीडिया ट्रायल वगैरह होते थे, हो सकता है कि कुछ सालों में स्लोपगेंडा है वो सेम मीडिया ट्रायल की तरह या फर्जी मीडिया कंटेंट की तरह या पेड मीडिया की तरह यही शब्द प्रभावित कर सकता है, या यही खबर प्रभावित कर सकती है। तो आपको ध्यान रखना है, कॉन्सेप्ट अगर थोड़ा सा जानना चाहो तो ये स्लोपगेंडा शब्द हो गया। अगला सवाल है, अल्प्स पर्वतमाला कहाँ स्थित है? चार ऑप्शन है आपके सामने, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। तो आपको ये, इसका आंसर होगा यूरोप। अल्प्स पर्वतमाला है वो यूरोप में स्थित है, और मुख्य देश है इसमें स्विट्जरलैंड वगैरह जैसे देश है, वो स्विट्जरलैंड, जर्मनी है, पर मुख्य भाग है वो स्विट्जरलैंड में आता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, सबसे सुंदर इसका भाग है वो स्विट्जरलैंड में आता है। अल्प्स पर्वतमाला यूरोप में स्थित है। ये सवाल सबको पता होगा, पर जो लोग क्रिकेट में इंटरेस्टेड नहीं है
उनको शायद नहीं पता हो, अभी कल हुआ है महिला वर्ल्ड कप, जो सेमीफाइनल हुआ है उसमें ऑस्ट्रेलिया को भारत ने हरा दिया है। विमेंस टीम है, महिला टीम है, उसमें भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया है। और ऑस्ट्रेलिया के 6 मैच हुए थे, उसमें से वो 4 जीती 2 हारी है। दोनों मैचों में भारत ने ही उसको हराया है, तो ये अपने लिए प्राउड की बात है। पर आपको ये ध्यान रखना है कि फाइनल में इससे भिड़ंत किसकी होगी। तो 4 ऑप्शन है, ऑस्ट्रेलिया से, तो ऑस्ट्रेलिया से नहीं होगा, ऑस्ट्रेलिया बाहर हो चुका है। दूसरा ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका, तो दक्षिण अफ्रीका से भारत का फाइनल में मुकाबला होगा, ये आपको याद रखना है। हो सकता है कि ये सवाल तो दोनों साइड से बनता है, भारत जीतेगा भी, उम्मीद करेंगे 100% जीतेगा ही, तो भी कि भारत किससे जीता दक्षिण अफ्रीका, भारत किससे हारा, तो भी दोनों सवाल यही बन जाएंगे, आपको दक्षिण अफ्रीका याद रखना है। एक अगला सवाल आपका आ गया भाषिणी ऐप। अभी पॉपुलर ऐप है, सरकार ने कुछ टेक्नोलॉजी में इनोवेशन किए, सरकार जब एआई का यूज कर रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज कर रही है, तो एक भाषिणी ऐप सबसे आगे फ्रंट रो में सामने आता है। तो भाषिणी ऐप क्या है, इसका पूरा नाम तो ये हो गया भाषा इंटरफेस फॉर इंडिया। अगर आपको नाम याद है फिर तो सवाल आपको इजी हो जाएगा सोल्व करने में। भाषिणी भाषा इंटरफेस फॉर इंडिया, इसका ऑप्शन 4 हो गए, 22 अनुसूचित भाषाओं में रियल टाइम अनुवाद, भाषा बोलने वाला भाषा वैज्ञानिक यंत्र, सिंधु घाटी सभ्यता का लिपि पढ़ने वाला यंत्र, भाषा विषयों का टेक्निकल नाम। तो इसका आंसर होगा 22 अनुसूचित भाषाओं का रियल टाइम में अनुवाद। क्या करते हैं इसमें, ये ऐसा होता है कि जैसे एक भाषा में कोई कंटेंट हो, उसको 22 भाषाओं में एल्गोरिदम के माध्यम से उसको ट्रांसलेट करना, एल्गोरिदम के माध्यम से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से 22 भाषाओं में इसको ट्रांसलेट करना। हो सकता है आगे भाषा बढ़ सकती है, पर अभी 22 भाषाएं शामिल है, तो आपको याद रखना है भाषिणी ऐप है वो भाषा इंटरफेस फॉर इंडिया इसका पूरा नाम है। और दूसरा इसका काम है 22 अनुसूचित भाषाएं हैं जो शेड्यूल्ड लिस्टेड भाषाएं हैं, उन भाषाओं में इस कंटेंट को ट्रांसलेट करना, अनुवाद करने वाला यंत्र है। अगला सवाल है, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन है, उसका हाल ही में 8वां सत्र संपन्न हुआ है, उस 8वां सत्र कहाँ संपन्न हुआ है, तो इसका आंसर हो गया आपका नई दिल्ली में। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन हर एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो जाता है, बार बार इंपॉर्टेंट हो जाता है। सब पहली बात तो इसमें यह होगी कि भारत द्वारा निर्मित एक ऐसा संगठन जिसने दुनिया भर में लगभग लगभग एक अपना परचम लहरा दिया है, इसका हेडक्वार्टर भी भारत में स्थित है। दूसरी बात, इसकी स्थापना हुई थी 2015 में, जो COP 21 होता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जो यूनाइटेड नेशन जो पर्यावरण संगठन होता है, यूनाइटेड नेशन फेडरेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज, वहां पे COP 21 में इसकी स्थापना हुई, 2015 में स्थापना हुई। भारत और पेरिस ने मिलकर स्थापना की थी, फ्रांस ने मिलकर स्थापना की थी, पेरिस शहर में स्थापना की थी। तो पेरिस में उस UNFCCC का COP 21 हुआ था, उसमें भारत ने यह संगठन बनाया, और इसका सम्मेलन अभी इस वाला 8वां सत्र है वो नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। तो आपको ये सत्र याद रखना है कि कहाँ पे आयोजित हुआ है, 8वां सत्र कहाँ आयोजित हुआ है। अगला सवाल है, RBI के विदेशी मुद्रा भंडार में क्या क्या शामिल है। RBI का एक विदेशी मुद्रा भंडार होता है, उसमें आपको ये होता है जिसको आयात कवर भी बोला जाता है, कि भारत का आयात कवर कितना है। जब भी सरकार होती है किसी देश से घोषणा करती है कि हमें इतना सामग्रियां इंपोर्ट करनी है, इतनी ये चीजें वस्तुएं या सेवाएं कुछ भी इंपोर्ट करनी है, तो उस इंपोर्ट करने के लिए सरकार कहाँ से पैसा लेगी, उसके लिए सरकार को चाहिए RBI का एक रिजर्व, जो फॉरेन होता है, रिजर्व होता है, फॉरेक्स रिजर्व होता है, उससे सरकार लेती है, जिसको विदेशी मुद्रा भंडार बोला जाता है। अब इसका नाम तो विदेशी मुद्रा भंडार हो गया, पर इसमें सारी मुद्राएं नहीं होती, इसमें विदेशी मुद्राएं भी होती है, गोल्ड भी होता है, IMF का रिजर्व ट्रांस भी होता है। IMF इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, उसमें सरकार की कुछ भागीदारी होती है, सरकार को पैसा देती है, वहां से कुछ राइट्स खरीदती है, उसकी एक मनी भी चलती है जिसको SDR बास्केट बोला जाता है। सरकार के पास SDR बास्केट होती है, वो भी इसमें शामिल हो जाती है, क्योंकि वो एज ए मनी काम करती है, ऐसे मुद्रा SDR का प्रयोग करके आप आयात कर सकते हो, रिजर्व ट्रांस का प्रयोग करके आप आयात कर सकते हो, गोल्ड का से आप आयात कर सकते हो। तो आपको ये दो ऑप्शनों में कंफ्यूजन होता है कि विदेशी मुद्रा तो होनी होनी है, जैसे इसमें डॉलर सबसे ऊपर हो गया, पर कोई भी मुद्रा हो वो भी शामिल होती है। दूसरा गोल्ड भी है, वो भी शामिल होता है। विशेष आहरण अधिकार SDR, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, ये भी शामिल होता है। जब भी सरकार अपने परसेंटेज भागीदारी IMF में बोल देती है कि भाई हम इतना पैसा आपको दे रहे, हमें SDR दे दो, और SDR का प्रयोग पूरी दुनिया में आयात करने के लिए भारत सरकार या कोई दुनिया की कोई सरकार काम में ले सकती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, रिजर्व ट्रेंच बोला जाता है, SDR बोला जाता है, ये दोनों चीजें भी इसमें शामिल रखनी है। एक चीज आपको ये भी ध्यान रखनी है कि विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में भारत का स्थान कौन सा है, तो भारत का स्थान चौथा स्थान है। पहले दो देश के रूप में यहाँ पे ये फैक्ट भी इंपॉर्टेंट है कि पहला देश अमेरिका ने होके चीन है,
और अमेरिका का नंबर टॉप 5 में भी नहीं है। चीन के बाद जापान आता है, जापान के बाद स्विट्जरलैंड आता है, और स्विट्जरलैंड के बाद भारत आता है। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार है वो दुनिया में चौथे नंबर पर है। तो अमेरिका का इससे टॉप 5 से भी बाहर आता है, क्योंकि उनकी करेंसी खुद ही डॉलर है, जो विदेशी मुद्रा भंडार का काम करती है। तो उनको विदेशी मुद्रा भंडार की क्यों जरूरत पड़ेगी, जब उनकी पूरी करेंसी विदेशी मुद्रा भंडार के रूप में काम कर रही है। देन उनको अलग से क्या रखना है, वो तो अपना जो पैसा चल रहा है उसी से खरीद लेंगे। तो इस वजह से नहीं है, ऐसे नहीं कि अमेरिका गरीब है। वजह ये होगी कि उनकी जो नॉर्मल करेंसी है वो विदेशी मुद्रा भंडार का दुनिया भर में काम करती है। अभी अगला सवाल हो गया, कृत्रिम वर्षा में कौन से रसायन शामिल हो सकते हैं। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने आईआईटी दिल्ली के साथ आईआईटी मद्रास के साथ प्रयोग करते हुए ये क्या कहा है कि जब सर्दियों में जो पोल्यूशन होगा उस पोल्यूशन को कम करने के लिए हम क्लाउड सीडिंग करेंगे, कृत्रिम वर्षा करवाएंगे। उससे ये होगा कि आप बादलों के अंदर जाके हवाई जहाजों को भेज के उसमें जो क्लाउड्स होते हैं उसमें सीडिंग, बीज बीज डालना, बादलों में बीज डालना, और बीज डाल के ये होता है कि बारिश करवाई जाती है। उस एक तो होता है बारिश हो जाती है, दूसरा पोल्यूशन कम करने का काम करती है। तो सरकार का मकसद तो ये है कि पोल्यूशन कम किया जाए। अब एक चीज इसमें यह भी ध्यान रखना है कि कृत्रिम वर्षा या क्लाउड सीडिंग करवाने के लिए सबसे पहले रिसर्च की जाती है, उसमें बादल होने चाहिए। बिना बादलों के ये क्लाउड सीडिंग नहीं की जा सकती कि कहीं बिना बादल बने भी, थोड़ा बहुत मौसम बना होना चाहिए, उसके बाद आगे का ट्रायल हो सकता है। तो जब भी ऐसे बादल बनते हैं उन बादलों का परीक्षण किया जाता है, उन बादलों में यह चेक किया जाता है कि पानी की मात्रा कितनी है। तब प्लेन्स वगैरह से, हवाई जहाजों से उसमें सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, इन तीनों इंडिग्रेंट्स है, तत्व है, उनके माध्यम से उनको छिड़काव किया जाता है। और ये वर्षा के आर्द्रता को बढ़ा देते हैं, भारीपन को बढ़ावा देते हैं, और बारिश हो जाती है। और बारिश से एक बारिश की डिमांड पूरी हो जाती है। दूसरा ये हो सकता है कि वहां पे पोल्यूशन को कंट्रोल किया जा सकता है। दुनिया भर के देश प्रयोग कर चुके हैं, 50-60 देश इसमें प्रयोग कर चुके हैं। भारत लगभग 1984-85 से इस ट्रायल को कर चुका है, और कहीं सक्सेस हुआ है, कहीं फेलियर रहा है। हमारे जमारामगढ़ में ड्रोन गिर गया था, पर वापस थोड़ी सी उसकी सक्सेस मिली थी। तो ये चीजें ध्यान रखनी है आपको कि इसमें कौन कौन से इंडिग्रेंट शामिल होते हैं। तो सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, ये 3 तत्व है वो शामिल होते हैं, जो कृत्रिम वर्षा है उसमें शामिल किए जाते हैं। ठीक है, अगला सवाल है, एकता दिवस कब मनाया जाता है। यूनिटी डे, यूनिटी डे है वो आज मनाया जाता है, 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल है, उनकी जयंती के उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है, जिसमें ये बोला जाता है कि हम राष्ट्र के रूप में यूनिटी को बढ़ावा देने के काम करेंगे, और सरदार पटेल के जो पदचिन्हों पे चलते हुए हम कोशिश करेंगे कि उन जो मार्ग दिखाया हमें। 2014 से ये इस दिवस को मनाने का कार्यक्रम स्टार्ट किया गया था, प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था। और उस टाइम तो सरदार पटेल की 140वीं जयंती थी, और 2050 में 25 में सॉरी अपनी 150वीं जयंती होगी सरदार पटेल की, 150वीं जयंती होगी। तो इस बार फंक्शन है वो बहुत बड़ा फंक्शन होने जा रहा है। और एकता दिवस इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि भारत को एक करने में सरदार पटेल की महत्वपूर्ण भूमिका रही। तो आपको कौन से प्रश्न ये से याद रखना हो कि एकता से सबसे ज्यादा यूनिकनेस या फिट कहाँ बैठ रहा है। तो भारत में सबसे ज्यादा एकता लाने वाले अगर स्वतंत्र भारत में कोई व्यक्ति थे वो सरदार पटेल थे, तो एकता दिवस उनसे सटीक बैठता है। तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, एक ये सेंटिनल स्ट्राइक कहाँ आयोजित हुई है। जो सेंटिनल स्ट्राइक है सैन्य अभ्यास है वो भी आयोजित हुआ है। महाजन फायरिंग रेंज है वो अपने रण क्षेत्र हो गया मरुस्थल वाले, उसमें आयोजित हुई है। और जो इंटीग्रेटेड सेनाओं की है कि भारतीय आर्मी है उनकी स्पेशल पैरा और सारी फोर्सेस ने मिलकर में जो क्या बोलते हैं इसको सेंटिनल स्ट्राइक आयोजन किया है। और इसमें एक कमान है सप्ता शक्ति, जो कैंटीन है सप्ता शक्ति, उस कमान के द्वारा ये आयोजित किया गया। तो आपको याद रख लेना चाहिए कि सेंटिनल स्ट्राइक है वो महाजन फायरिंग रेंज में सप्ता शक्ति जो कमान है पश्चिमी कमान है उसके द्वारा आयोजित की गई थी। अगला सवाल हो गया, नक्की झील कहाँ स्थित है। सबको पता है माउंट आबू में स्थित है। तो आज के करंट अफेयर्स में इतना ही। कल करंट अफेयर्स में कम सवाल आए थे और हमारे पास कुछ रह जाएंगे, तो हम संडे में एक इनसे यूनिक एक क्लास कर लेंगे कि 6 दिन में अगर नॉर्मल 10-12 15 हो रहे, संडे को ऐसे 15-20-25 सवालों का कोई डिस्कशन बचेगा तो हम कर सकते हैं उसमें। इससे ज्यादा करंट अफेयर्स की कोई ज्यादा खास जरूरत नहीं पड़ती, इतना करंट अफेयर्स बहुत होता है, इससे काम चल जाएगा आपका। जितना चल सकता है उतना चला सकते हो। धन्यवाद।